तो रेड मीट खाने के बाद आपके स्टोन के चांसेस, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली रेड मीट को कंज्यूम कर रहे हो तो स्टोन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतनी तेज इच्छा जिसको रोक पाना मुश्किल हो, बाथरूम बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कपड़ों में पेशाब निकल सकता है। नमस्कार, मैं पृथ्वी हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भानु कौशिक। डॉक्टर भानु कौशिक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट इटर्नल हॉस्पिटल सानानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। सर को 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है यूरोलॉजिकल सर्जरीज़ में और काफ़ी सारे पब्लिकेशन सर के इंटरनेशनल जर्नल्स में हैं। आज हम बात करना चाहेंगे सर से उन कॉमन बीमारियों के बारे में यूरोलॉजी से रिलेटेड, मेल हेल्थ से रिलेटेड, जो हर घर में पाई जाती है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है सर आपसे वो है कि रीनल स्टोन, किडनी स्टोन जिसको हम बोलते हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या है? पृथ्वी जी, ये जो रीनल स्टोन है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी जैसा अभी बात करें, जैसा अभी जो गर्मियों का टाइम है, इसमें हमारे पास बहुत इस तरह के जो है कंप्लेन लेके पेशेंट्स आते हैं रीनल स्टोन, और उनका ये सवाल हमारे से जनरली रहता है कि सर इसको हम प्रिवेंट कैसे करें। जो कि आपने एक तरह से जो क्वेश्चन पूछा उसका एक तरह का आंसर है कि भाई वो बनते किससे। एग्जैक्टली। तो इसमें बात करें कि रीनल स्टोन बनने का जो कारण है वो बहुत सारे हैं। इट्स नॉट वन, इट्स डाइटरी फैक्टर्स भी हैं इसके अंदर। इसके अलावा कुछ अपने बॉडी के अंदर अगर मतलब ओबेसिटी अपने है, या अपने कोई और कोई कोमॉर्बिडिटी है, अपन डायबिटीज़ है किसी को, या किसी और तरह की कोई बाउल की डिजीज़ है, इंटेस्टाइन की डिजीज़ है, तो स्टोन बनने की टेंडेंसी उनके अंदर बढ़ जाती है। पर अपन सबसे मुख्यतः कारणों की बात करें तो उसमें सबसे पहले है पानी की कमी। जो सबसे मुख्य कारण है कि अगर अपन ये बोलते हैं कि आपका 2 से 2.5 लीटर यूरिन आपको पर डे करना है, अगर इतना यूरिन आपको करना है तो आपको कम से कम 3-3.5 लीटर पानी दिन में पीना है। क्योंकि पानी का जो केवल यूरिन के अलावा भी बहुत जगह अपनी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो उसमें भी वाटर लॉस होता है, चाहे अपन मोशन जाते हैं उनमें भी वाटर लॉस होता है, या शरीर में और भी बहुत एक्टिविटीज़ में पानी यूटिलाइज होता है। तो कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पिएंगे तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्टोन नहीं बनने। उसके बाद अपन चीज़ों पे जाएं तो सबसे कॉमन स्टोन है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, जो अपन बात करेंगे 80-90% स्टोन होते हैं। और उसमें जो कारण है स्टोन बनने का वो है कि एक तो आपका एक्सेस अगर सॉल्ट इनटेक है, आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, जो पैकेट में जो फूड आ रहे हैं वो ले रहे हैं, बाहर से बने हुए चीज़ें ले रहे हैं, उसमें सॉल्ट इनटेक बहुत है। सॉल्ट जो ज़्यादा लेता है उनके कैल्शियम का सिक्रीशन बढ़ जाता है यूरिन में, और इस वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो वाटर इनटेक, सोडियम इनटेक एक्सेस के अंदर, वाटर इनटेक कम। जैसा कि आपने कहा सर कि वाटर इनटेक हमको बढ़ाना चाहिए, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हॉट रहता है समर्स। तो पहली चीज़ हो गई वाटर इनटेक को बढ़ाना है, दूसरा सॉल्ट इनटेक कम कर। यस। कुछ और ऐसा कारण, प्रोसेस्ड फूड आपने कहा, काफ़ी सारे लोग ऐसे अपने खाने पीने में बाहर का खाना प्रेफर करते हैं, तो एक वो नहीं करना है हम लोगों को। इसके अलावा कोई ऐसा कोई अपने को लाइक नॉन वेजिटेरियंस जैसे होते हैं, तो काफ़ी सारे लोग को होता है कि हम नॉन वेज खूब खाते हैं, क्या हमको उस कारण से वो स्टोन का प्रॉब्लम है? बिल्कुल, उसमें भी मेनली नॉन वेज के अंदर भी रेड मीट को इसके अंदर देखा गया है कि जो उसको खाने के बाद जो प्रोडक्ट सिक्रीट होते हैं यूरिन में, उससे आपकी टेंडेंसी, और साथ में आप पानी नहीं पी रहे हो, तो रेड मीट खाने के बाद आपके स्टोन के चांसेस, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली रेड मीट को कंज्यूम कर रहे हो तो स्टोन के चांसेस बढ़ जाएंगे उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अपन और बात करें तो इसमें ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड जितने भी हैं, जैसे कि कोई बहुत फ्रीक्वेंटली अगर चाय पी रहे हैं, नट्स ले रहे हैं, काजू बादाम, इसके अलावा अपन बात करें चॉकलेट बहुत ले रहे हैं, पालक का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, भिंडी, इस तरह की जिनमें ऑक्सलेट की कंटेनिंग ज़्यादा है क्वांटिटी, तो फिर स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी उनके। क्या प्रोटीन इंटेक से भी इसका कोई रिलेशन है सर? बिल्कुल, नॉन वेज की जहाँ तक अपन बात कर रहे हैं, जैसे रेड मीट है तो उसके एक्सेस से भी प्रोटीन का है, और प्रोटीन ज़्यादा खाने से आपके अंदर जो है ये यूरिक एसिड भी बनता है ज़्यादा, तो उससे यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। ओके। तो देयर इज़ अ कोरिलेशन, इफ यू आर टेकिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सो यू आर प्रोन फॉर किडनी स्टोन्स। क्या ऐसा है सर, लाइक जो जिम जाते हैं लोग, तो उनका प्रोटीन इंटेक काफ़ी सारा रहता है, तो उनमें समस्या इसकी स्टोन होने की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर? हाँ, आप भी कह सकते हो, क्योंकि जब आप प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा ले रहे हो और आप जिम भी कर रहे हो तो आपका क्रिएटिन इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ योर मसल्स, और आप उसको वॉश आउट करने के लिए अगर अच्छे मात्रा में पानी नहीं ले रहे हो, हाइड्रेशन अच्छा नहीं ले रहे हो, तो आपको स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है इस कंडीशन में भी। कौन से ऐसे सिम्टम्स है सर, या कैसे हमको पता लग सकता है कि हमारे स्टोन है? सबसे बेसिक सिम्टम्स स्टोन के हैं कि अपने बगल में, जैसे कि अपन जैसे हाथ रख के जैसे खड़े होते हैं कई बार, तो इस वाले पोर्शन से और आगे अपन पेट की तरफ बात करें, यहाँ तक दर्द आ रहा है,
और तो मेनली हो सकता है किडनी स्टोन है अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर, जो नली जो कि किडनी और पेशाब की थैली को जोड़ती है, उसके अपर पार्ट में अगर स्टोन है तो इस तरह का दर्द हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अपर पार्ट में स्टोन है तो उसका दर्द अपने टेस्टिस में, मेल के अंदर स्पेशली जो टेस्टिस है, उस साइड का जो टेस्टिस है वहाँ पे भी रेडिएट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आगे पेट में नीचे तक अपन बात करें तो आ सकता है, जहाँ तक अपन बेल्ट पहन रहे हैं उसके नीचे हिस्से में दर्द जा सकता है। और अगर स्टोन बिल्कुल नीचे आ जाता है, पेशाब की थैली के बिल्कुल पास आ जाता है, तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि पेशाब बारी बारी लगता है, अपन बाथरूम जाते हैं पर अपने को पेशाब एक्चुअली में आता नहीं। तो इसको हम मेडिकल टर्म में अगर बात करें तो इसको हम अर्जेंसी बोलते हैं। और इस तरह के सिम्टम्स जो है ये स्टोन के डिफरेंट लोकेशन के बेसिस पे आ सकते हैं उसको। तो सबसे कॉमन है पेन, उसके अलावा है डिफरेंट लोकेशन ऑफ पेन, उसके अलावा यूरिन में दिक्कत हो सकती है, पेशाब में जलन जैसा लग सकता है, पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आप जाओगे पर आएगा नहीं, पेशाब में ब्लड आ सकता है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स है जिससे आपको पता लग सकता है कि हाँ मेरे को स्टोन हो सकता है। और साथ में उल्टी आना और उल्टी का मन होना, उल्टी आ जाना, ये कुछ इनिशियल बेसिक सिम्टम्स है। अगर आप इसको यहीं पकड़ लेते हैं, तब आप ये इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। नहीं तो फिर ये इन्फेक्शन अगर बढ़ जाता है तो आपको फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, यूरिन में ब्लड के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, इस तरह से प्रेजेंटेशन होता है। और क्या ऐसा पॉसिबल है सर कि मेडिसिन से नहीं हम लोग स्टोन रिमूव कर सकते? बिल्कुल पृथ्वी जी, इसमें डिपेंड करता है कि साइज़ एंड लोकेशन ऑफ द स्टोन क्या है। अगर जनरली अपन बात करें कि अगर स्टोन का साइज़ 1 सेंटीमीटर से कम है तो अपन ये बोलते हैं कि उसके चांसेस हैं कि वो मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी, या जिसमें अपन कह रहे हैं कि दवाई लेने से अगर वो निकल जाए तो वो पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन जब 6 mm से कम होता है तो पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, 6 mm से 8 mm है तो पॉसिबिलिटी कम है, और 8 mm से 1 mm है तो पॉसिबिलिटी और भी कम है। जैसे 6 mm से नीचे है तो हम कहते हैं 60% ऑफ द स्टोन विल पास आउट। बट अगर जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा स्टोन पासिंग रेट जो है वो कम होती चली जाएगी। तो हम बात करते हैं कि भाई अगर यूरेटर में स्टोन है 1 सेंटीमीटर से कम है तो वी कैन गो फॉर ए ट्रायल ऑफ मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी, बट अंडर ऑब्जर्वेशन। बिकॉज कहने का मतलब है सर कि साइज डिपेंड करता है कि मेडिकेशन का यूज साइज डिपेंड करता है, यस, लोकेशन एंड साइज बोथ डिपेंड करता है। साइज बहुत डिपेंड। दूसरा क्वेश्चन सर कि मान लीजिए मेडिसिन से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं सर्जरी इज़ द ऑप्शन, तो कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट हैं? हाँ, इसमें पृथ्वी जी मैं आपको एक बार इंटरप्ट करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको दर्द हुआ और उसके बाद या तो वो अपने नियर बाय जो भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ जाएंगे, वहाँ से उन्होंने पेन किलर लिया, उनको दर्द में आराम आ गया, और उसके बाद वो ऐसा हो जाता है, ऐसा सोचते हैं कि हमारे स्टोन निकल गए एंड वी आर फाइन, कोई भी दिक्कत हुई थी अब देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इशू इस कंडीशन में ये है क्योंकि हमारे पास भी बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, फिर वो इस चीज़ को कभी देखते भी नहीं है कि हमारे स्टोन बना था या नहीं बना था, या क्या था, हमारे क्यों दर्द हुआ, दे आर नॉट अवेयर, उस चीज़ के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करते। और कई बार वो स्टोन जब वो मूव करता है या एक्यूट आके रोकता है अचानक, तब तो वो दर्द करता है, पर अगर वो वहाँ पड़ा रहेगा तो कई बार वो दर्द नहीं भी करता है, बहुत हल्का दर्द करता है जिसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं। और अगर ये कांस्टेंट चलता रहेगा और ब्लॉकेज वो करता रहेगा और आपको पता नहीं है तो आपकी किडनी पूरी तरह से भी डैमेज हो सकती है विद इन 3 to 4 months। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी आपके ऐसा लगे कि आपको स्टोन है तो आपको चेक करवाना है कि वो स्टोन निकला है या नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहाँ तक सर्जरी के लिए पूछ रहे थे तो मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी के बाद सर्जरी भी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि स्टोन का साइज़ क्या है और स्टोन की लोकेशन क्या है। वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल डिपेंडिंग के स्टोन अगर मान लीजिए किडनी में है, अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो जनरली हम उसको ऑपरेट नहीं करते अनलेस अनटिल कि वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है या कोई और प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है, देन वी विल थिंक कि बारी बारी यूटीआई हो रहा है तो हम सोचते हैं कि हाँ इसको ऑपरेट करने के हम उनको सजेशन देते हैं। 1 सेंटीमीटर से बड़ा अगर किडनी में है तो हम उनको ऑपरेशन का सजेशन देते हैं, जिसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला है ESWL, कि हम बाहर से उसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जिसको बोलते हैं, वो शरीर के बाहर से ही उसको दी जाती है और हम ये सोचते हैं कि स्टोन उसको ब्रेक कर देगा और फिर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में स्टोन अपने यूरिन से निकल जाएगा। पर उसके टिपिकल कुछ इंडिकेशंस है कि स्टोन हार्ड नहीं होना चाहिए, सबसे पहला इंडिकेशन है। स्टोन की लोकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम उसको ब्रेक भी कर दें और वो किडनी से निकल ना पाए। और इसी वजह से ESWL का ट्रीटमेंट आजकल इतना इफेक्टिव नहीं माना जाता है क्योंकि आपका क्लियरेंस रेट इतना अच्छा नहीं है।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टोन 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, 2 सेंटीमीटर के अराउंड तक है, तो उसमें एक अच्छा ऑप्शन है RIRS, जिसको हम रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी बोलते हैं। रेट्रोग्रेड मतलब हम पेशाब के रास्ते से ही ऊपर किडनी तक जाते हैं और उससे हमारे पास फ्लेक्सिबल स्कोप होते हैं, जिसको हम किडनी के अंदर किसी भी डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं और उसके ऊपर हम उसको लेज़र से करके स्टोन को बिल्कुल पाउडर कर देते हैं, और वो एक अच्छा ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ स्टोन इज मोर देन 2 सेंटीमीटर, देन द ऑप्शन इज PCNL। PCNL इज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, जिसमें हम पीछे कमर के रास्ते एक छोटा सा छेद बनाते हैं, किडनी के अंदर जाते हैं और उस ट्रैक्ट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सीरियली उसको थोड़ा बड़ा करते हैं और वहाँ से स्टोन को ब्रेक करके निकालते हैं। तो दिस ऑल ट्रीटमेंट इज़ फॉर किडनी स्टोन्स। इफ़ द स्टोन्स कम डाउन इन द यूरेटर में अगर आ गया है, तो अपन बात करें कि उसके लिए जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है URSL, मतलब यूरेट्रोरिनोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी, कि आप यूरिन के थ्रू ही जाएंगे और पेशाब की नलकी में, जो यूरेटर की नलकी है जो, उसमें जाके उस स्टोन को ब्रेक कर देंगे, पाउडर कर देंगे, स्टोन को बाहर निकाल देंगे। तो ये इसमें प्रोसीजर्स बेसिक रहते हैं। बाकी स्टोन ब्लैडर में भी आ सकता है जी, उसका भी यही ऑप्शंस हैं कि डिपेंडिंग ऑन द साइज़, अगर छोटा है 2 सेंटीमीटर तक है तो हम पेशाब के रास्ते भी कर देते हैं, बड़ा है तो हमें डायरेक्ट पेशाब की थैली में पेट के रास्ते जाके भी ऑपरेट करना पड़ता है। पेशाब की नलकी में आ गया है, आगे पेशाब के बिल्कुल रास्ते में आके अटक गया है, तो भी उसके अंदर ये ऑप्शन है कि हम उसको वापस पेशाब की थैली के अंदर डाल के उसको वापस से बारी पाउडर कर देते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड साइज ऑफ स्टोन। तो कहने का मतलब है सर, एक टाइम के बाद में मतलब मेडिकेशन अगर हमने ली है तो देर आर ऑप्शंस कि हम मेडिकल से भी कर सकते हैं, एंड सर्जरी इज़ अनदर ऑप्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता है कि हाँ मेरे किडनी में स्टोन है, बट वो हाँ रखा है चल रहा है, या वो होम्योपैथी, और इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? हाँ, ऐसा एक्चुअली में दिक्कत ये है कि किडनी के स्टोन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा परेशान करे। इंसिडेंटली भी कई बार डिटेक्ट हो जाते हैं कि भाई आप कुछ और चीज़ कराने गए और आपको किडनी में स्टोन दिख गया। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो हम आराम से वॉचफुल वेटिंग कर सकते हैं, मतलब 6 मंथली 1 ईयरली उसको देख सकते हैं कि क्या है, कितना साइज़ बढ़ा तो नहीं, एंड वी कैन कीप ए चेक ऑन इट कि भाई अपन देख रहे हैं उसको। कोई पर्टिकुलर टेस्ट सर? जो सबसे बेसिक टेस्ट इज सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से आपको मतलब सबसे जल्दी स्टोन के बारे में पता लग सकता है, कहाँ अवेलेबल है, साइज़ क्या है, वो कोई किडनी में सूजन तो नहीं कर रहा है, आपको स्ट्रेट अवे पता लग सकता है। जहाँ तक लॉन्ग टर्म रखने की बात है, स्टोन रहता है तो अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है, उसमें दिक्कत ये है कि अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसकी टेंडेंसी है वो कभी भी दिक्कत कर सकता है, या फिर वो साइज़ में और बढ़ सकता है, जिससे कि किडनी को ब्लॉक कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हम यही सजेशन देते हैं कि आप इसको निकलवा लीजिए। तो नहीं कराना भी कोई वो नहीं है सर, मतलब कराना तो इम्पोर्टेंट है ही, अदरवाइज वो किडनी आपका किडनी को डैमेज कर सकता है वो, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो डैमेज कर रहा है। आजकल आपको हल्का दर्द होगा अगर आप नेगलेक्ट करें, और कई बार दर्द नहीं भी होगा। ओके, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपको स्टोन है तो आपको वर्कअप आपको देखते रहना है, कई बार आपको नहीं पता लगेगा और साइलेंटली जो है आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है कि सर इसी एज ग्रुप से ये प्रॉब्लम होना शुरू होती है, या ये किसी को भी हो सकता है, छोटे इसमें भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है? ऐसा नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। और स्टोन फॉर्मेशन जब भी आपने अगर बात करें पानी वगैरह प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या कुछ पर्टिकुलर कुछ फूड इंटेक आपके बढ़ गए हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, तो आपको किसी भी एज में हो सकता है। बच्चों में देखा जाता है कि कई बार ब्लैडर स्टोन या इस तरह के बन जाते हैं स्पेसिफिकली क्योंकि उनकी डाइट लिमिटेड होती है। 1-2 साल से बच्चे जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ले पाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी एज ग्रुप में स्टोन बन सकता है, अगर डिपेंडिंग ऑन आपका इंटेक कैसा है और क्या खान पान है उसके बेसिस पे। तो ये तो हमने बात करी सर किडनी स्टोन के बारे में। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट या यूरोलॉजी से रिलेटेड हम सर्जरी की बात करें तो प्रोस्टेट करके बीमारी है, थोड़ा उसके बारे में सर? हाँ पृथ्वी जी, प्रोस्टेट का ये है कि दिस इज़ ए मेल, अपन बात करें ऑर्गन, और मेनली मेल के अंदर जो है ये फर्टिलिटी के अंदर हेल्पफुल रहता है। इसके जो सिक्रेशंस रहते हैं अपने सीमन में रहते हैं। और प्रोस्टेट के साथ ये है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ये बढ़ता ही है पुरुषों के अंदर, इसका साइज़ बढ़ने लग जाता है, और ये बिल्कुल पेशाब की थैली के मुंह पे होता है। तो अगर इसका साइज़ बढ़ेगा तो ये पेशाब की थैली के मुंह को दबाने लग जाता है, तो अपना जो यूरिन फ्लो है उसमें मतलब पुअर हो जाता है, उसका फ्लो अच्छा नहीं बनता है।
तो इनिशियली इस तरह से प्रेजेंट करता है कि भाई एक अपन बात करें 50 की एज के बाद आपको इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, और अपन ये कहते हैं कि 60 की एज तक 60% मेल्स के अंदर प्रोस्टेट बढ़ जाता है या थोड़े BPH, जिसको हम बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, कि नॉर्मल साइज जो एज के साथ बढ़ रहा है उसको अपन ये बोलते हैं, उसके सिम्टम आने लग सकते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये सिम्टम्स और प्रोस्टेट का साइज और सिम्टम्स बढ़ सकते जैसे सिम्टम्स है आपने बताया, तो किस तरीके के ऐसे सिम्टम्स होते हैं? तो स्पेशली एज ओल्ड जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो इंटरेस्टेड रहेंगे इसको जानने में कि वो कैसे इसको देख पाए अपने कि जी इनको प्रोस्टेट है या नहीं। हैं। जी, इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। क्या होता है कि जब ये पेशाब के रास्ते को रोकने लगेगा, तो एक तो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, कि जब ब्लैडर कोशिश कर रहा है कि यूरिन बाहर निकालें, कोई भी यूरिन करने जाता है तो प्रोस्टेट उसके यूरिन के आगे ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स क्या रहेंगे कि वो बाथरूम गए लेकिन उनका फ्लो बहुत धीरे आ रहा है, एक्सपेक्टेड जितना जितना उनको प्रेशर है यूरिन का उतना फ्लो तेज़ नहीं आ रहा है, तो पुअर फ्लो होने लग जाएगा, धार प्रॉपर नहीं बनेगी। इसके अलावा अपन बात करेंगे बहुत देर तक ड्रॉप यूरिन आता रहेगा। इसके अलावा अपन बात करें तो उनका यूरिन की फ्लो जो है ब्रेक होने लग जाएगा, कि यूरिन आया फिर रुक गया थोड़ा, फिर वापस से स्टार्ट हुआ, फिर रुक गया। इस तरह के सिम्टम्स उनको आने लगेंगे। उसके अलावा यूरिन करने के बाद बहुत देर तक ड्रॉप यूरिन गिरता रहेगा उनका, और उनको ये फीलिंग रहेगी कि मैंने यूरिन तो कर लिया है पर मेरे को अभी भी लग रहा है कि मेरे को यूरिन अच्छे से नहीं हुआ है, आई हैव टू वॉइड अगेन। इस तरह के सिम्टम्स, ये तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स उनको लगेंगे। तो जैसा मैं आपको बता रहा था ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हो गए। इसके बाद होते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स, के ब्लैडर इरिटेट हो रहा है, वो यूरिन को खाली नहीं कर पा रहा है, चाह रहा है वो। तो ऐसे में क्या होगा, अर्जेंसी होगी कि बाथरूम की इतनी तेज़ इच्छा जिसको रोक पाना मुश्किल हो, बाथरूम बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कपड़ों में पेशाब निकल सकता है, या कभी कभी पेशाब निकल भी जाएगा, या फिर उनको बार बार रात को भी उठ के पेशाब जाना पड़ रहा है। ये दोनों तरह से हो सकता है कि ब्लैडर इरिटेट है तो उनको बारी बारी रात को भी इच्छा हो रही है, या फिर पेशाब की थैली में इतना पेशाब बच रहा है पेशाब करने के बाद भी कि उनको बारी बारी पेशाब करने जाना पड़ रहा है, जिससे कि उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पुअर हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर्ली नींद नहीं ले पाएंगे। उस वजह से उनको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी उनकी पुअर हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स है, और सबसे इनिशियल सिम्टम्स में यही सिम्टम्स आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर प्रोस्टेट ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर ये सिम्टम्स आप नेगलेक्ट करे जा रहे हो तो सिम्टम्स फिर और ज़्यादा होने लग जाएंगे। कभी कभी किसी का पेशाब रुक जाएगा, उनको कैथेटराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी या पेशाब की नलकी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी उनको प्रोस्टेट इतना बढ़ गया है कि ब्लीडिंग होने लग जाएगी पेशाब के रास्ते। और ब्लीडिंग एक ऐसा साइन है जो कि यूरोलॉजिकल एमरजेंसी की तरह है, क्योंकि ब्लीडिंग जनरली पेशाब के रास्ते होने वाले कैंसर का एक सिम्टम है, चाहे वो पेशाब की थैली का हो, चाहे वो अपन बात करें और कहीं किसी जगह का कैंसर हो पेशाब के रास्ते, तो ब्लीडिंग से प्रेजेंट करता है वो। पर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी अगर आप नेगलेक्ट करे जा रहे हो काफ़ी टाइम से, तो वो भी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। या फिर उसको बारी बारी पेशाब में इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि पेशाब वो कर नहीं पा रहे हैं, पेशाब की थैली में बचता ही जा रहा है हर बार, तो वो जो बचा हुआ पेशाब है उसमें इन्फेक्शन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और वो थोड़े थोड़े दिनों में उनको इन्फेक्शन होता रहेगा। और ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन, क्योंकि जो पेशाब वहाँ इकट्ठा है, वो इकट्ठे पेशाब में जो स्टोन बनाने के कारण है वो आपस में वहाँ इकट्ठे होते जाएंगे, और दैट कैन कॉज स्टोन फॉर्मेशन। अगर बहुत ज़्यादा पेशाब इकट्ठा हो रहा है, किडनी पे दबाव डाल सकता है, किडनी का फंक्शन खराब हो सकता है। तो ये लेट सिम्टम्स है अगर आप नेगलेक्ट कर दोगे इनिशियल सिम्टम्स प्रोस्टेट का। तो ये तो सर सिम्टम्स की बात हुई। डायग्नोसिस पे अगर आते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपने को प्रोस्टेट की बीमारी है उससे हम ठीक है? डायग्नोसिस के लिए देखिए, सबसे पहले या तो मेल को अराउंड अगर वो नॉर्मली हेल्थ चेकअप करा रहे हैं आफ्टर 50 तो करवा रहे हैं, तो उनका सोनोग्राफी एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हम करवाते ही हैं हेल्थ चेकअप में, तो उसके बेसिस पे डिटेक्ट हो सकता है डायग्नोसिस। या ये इनिशियल सिम्टम्स अगर हुए हैं तो अगर वो हमारे पास आएंगे, अपने नियर बाई यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वो सब ये बेसिक टेस्ट कराएंगे, जिसमें सोनोग्राफी है, जिसमें कि हम प्रोस्टेट के साइज़ का पता लगा सकते हैं, पेशाब के रास्ते कितना पेशाब बच रहा है, PVR पोस्ट वॉइड रेजिडुअल जिसको हम बोलते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, किडनी पे कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा है पेशाब रुकने से, उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक बेसिक टेस्ट होता है यूरोफ्लोमेट्री, जिससे हमें पता लगता है कि यूरिन का फ्लो कैसा आ रहा है। नॉर्मल कुछ पैरामीटर है कि इतना आना चाहिए, इससे ऊपर इस नॉर्मल अगर हम बात करें, अगर उससे नीचे फ्लो आ रहा है, काफ़ी पुअर स्पीड है, तो वो बेसिक टेस्ट है जिनसे कि हम पता लगा सकते हैं कि भाई प्रोस्टेट की दिक्कत है या नहीं है। और अगर हमें साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा लगा, या पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है कि उसके फादर की प्रोस्टेट है, ब्रदर की प्रोस्टेट है, सिम्टम्स ज़्यादा है, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद आप उनका एक सीरम PS से ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, जो हमें ये बताता है
कि प्रोस्टेट एक नॉर्मल रूप से बढ़ा हुआ है या कहीं उसमें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, यानी प्रोस्टेटाइटिस तो नहीं है, या फिर उसमें कोई कैंसर का रिस्क तो नहीं। तो सर्जरी और मेडिकेशन दोनों में कितना कितना हुआ है सर इसका? वो मेडिकेशन प्रोस्टेट की बहुत इफ़ेक्टिव बहुत। बहुत इफ़ेक्टिव है, और जब से मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई है सर्जरी की रेट बहुत कम हुई है। और मेडिसिन इसकी बेसिक हम जो देते हैं उसमें पेशाब के रास्ते को खोलने की मेडिकेशन और प्रोस्टेट के साइज़ को कम करने की मेडिकेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है उसके अंदर। और बहुत सारे पेशेंट्स को उससे काफ़ी आराम मिल जाता है। और अगर वो, पर इसमें ये है कि आपको कंटिन्यू वो मेडिसिन रखनी पड़ती है। कंटिन्यू अगर रखते हैं तो काफ़ी आराम उससे रहता है और पेशेंट काफ़ी सिम्टम फ्री हो जाते हैं। इसमें मैं कहूँगा दे आर हैप्पीली कंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट, देयर इज़ नो नीड फॉर सर्जरी फॉर देम। सर्जरी के कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन होंगे। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं एंड यू आर बॉदर्ड अबाउट योर सिम्टम्स, यू स्टिल बॉदर्ड, यू आर नॉट, ट्रीटमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव मेडिकली, देन देयर इज़ ऑप्शन कि आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। अगर आपका पेशाब रुक रहा है, आपको कई बार पेशाब की नलकी डालनी पड़ी है पेशाब करवाने के लिए, तो आपको इस सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको इन्फेक्शन बारी बारी हो रहे हैं, आपको पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, आपके पेशाब की थैली में स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, या आपकी किडनी पे असर पड़ रहा है इतने प्रोस्टेट की वजह से, देन दे आर लाइक इमीडिएट इंडिकेशन फॉर गोइंग फॉर सर्जन। क्या इसका भी कुछ स्टेजेस होती है सर? लाइक इस स्टेज पे प्रोस्टेट, इस स्टेज पे थोड़ा बिनाइन हो गया, या कैंसर वाला एक पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सुनने में आता है प्रोस्टेट कैंसर, तो कैसे हैं सर ये? स्टेजेस ये है कि साइज़ बढ़ता है प्रोस्टेट का, अपन कहें नॉर्मली 20 ग्राम से कम होता है। 20 से अपन ये बात करें ग्रेड 1 बोलते हैं, 20 से 40 है, ग्रेड 2 बोलते हैं, 20-40 से 60 ग्राम है, 60 ग्राम से ऊपर है ग्रेड 3 बोलते हैं। और इसके पर जो सिम्टम्स हैं उसका वेट से कोई लेना देना नहीं। मतलब हो सकता है किसी का 100 ग्राम का प्रोस्टेट हो पर उसको बिल्कुल आराम से यूरिन आ रहा हो, और किसी का 30 ग्राम का प्रोस्टेट हो पर उसको दिक्कत हो रही हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो किस तरफ बढ़ रहा है, वो पेशाब के रास्ते की तरफ बढ़ रहा है या बाहर की तरफ बढ़ रहा है। तो एक तो साइज़ का ऐसे रोल नहीं है, इट डिपेंड्स सोली ऑन दी सिम्टम्स, कि उनके सिम्टम्स क्या है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अफेक्ट हो रही है, उसके बेसिस पे इसका है। और दूसरी बात है जो आपने बोली कि कैंसर के लिए इसमें एज इट इज़ अपन नहीं पता लगा सकते। अपने को रूटीन हेल्थ चेकअप से ही अपने को ये चीज़ पता लगेगी, या आप अगर आप इतने सजग हैं कि आपको सिम्टम्स आए या आप रूटीन हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इज़ ए स्लो ग्रोइंग डिजीज़। अगर आप उसे जल्दी पकड़ लेते हैं, और जिसको पकड़ने के लिए हमें एक ब्लड टेस्ट चाहिए, बेसिक कुछ एग्जामिनेशन करनी पड़ेंगी जो मैंने आपको ब्लड टेस्ट बताया। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जिसको हम DRE बोलते हैं, यानी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल मतलब फिंगर से, हम डिजिट इज़ फिंगर, रेक्टल एग्जामिनेशन मतलब रेक्टम के थ्रू, अपने मल द्वार के थ्रू हम प्रोस्टेट को एग्जामिन करते हैं। उससे हमें पता लगता है कि प्रोस्टेट की कंसिस्टेंसी कैसी है, जो नॉर्मल है वैसी है या उससे हार्ड है, या वो नॉर्मल है या उसके अंदर कुछ ग्रोथ हो रही है। इन सब चीज़ों का पता हमें उस डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से लग जाता है। तो इन कुछ बेसिक चीज़ों से हम इस चीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो इसलिए इसमें यह है कि आप PS से, आप आफ्टर द एज ऑफ 55 अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो, हम आपको काउंसिल करके आपको PS से ईयरली करवा सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब सर कि एज ओल्ड जो लोग हैं 50 या 55 साल, तो उनको एक कंटिन्यू हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। बिल्कुल, इसमें इसकी इम्पोर्टेंस है कि आप ईयरली, आपको वैसे भी ईयरली कराना है, बाकी हेल्थ चेकअप बाकी चीज़ों के लिए भी कराना है, तो आप इसमें प्रोस्टेट का भी एक टेस्ट ज़रूर करवाइए। अगर आप में इंडिकेशन आ रही है, आपके सोनोग्राफी में बड़ा आ रहा है, आपके जो डॉक्टर ने आपसे बात करी उसमें आपके थोड़े प्रोस्टेटिक सिम्टम्स लग रहे हैं, तो आप ये टेस्ट, आप ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स हम ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं आपको टेस्ट, ये रहता है उसमें। तो ये तो सब प्रोस्टेट के होने। कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट टॉपिक सर, रीनल स्टोन। तो एक मेरा पर्सनल भी है और हमारे दर्शकों का भी है, काफ़ी जगह सुना जाता है कि बियर पीने से स्टोन निकल जाता है, तो सर उसके बारे में आप बताएं प्लीज़। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ बहुत है। आप किसी से ही पूछेंगे तो यही आपको अपनी तरफ से अगर प्रेस्क्राइब करेंगे तो यही चीज़ प्रेस्क्राइब करेंगे। पर बियर पीने का जहाँ तक बात है, क्योंकि स्टोन जनरली प्रॉब्लमेटिक कब होते हैं, जब वो यूरिन के रास्ते में आ जाते हैं, यूरेटर पाइप में आ जाएंगे वो। और जनरली हम ये कहते हैं कि छोटे स्टोन ही पाइप में आ पाते हैं, क्योंकि पाइप का डायमीटर भी छोटा होता है, 6 to 8 mm ही होता है। उसमें अगर है, और जैसा मैंने आपको बताया कि मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी अपन 1 सेंटीमीटर से कम में दे सकते हैं,
तो उस एक्सपल्सिव थेरेपी के दो ही मुख्य मतलब अपन ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि या तो आप स्टोन के ऊपर से इतना प्रेशर डालो यूरिन का कि वो नीचे की तरफ जाए, या आप नीचे वाले रास्ते को खोल दो ताकि उसको पास आउट होने में आसानी रहे। तो इसमें जो एक चीज़ है कि आप ऊपर से उसमें प्रेशर डालो तो वो है कि आप जितना यूरिन बनेगा, जितना फ्लूइड पियोगे, तो उतना ही उसके ऊपर वो प्रेशर लगेगा और उतना ही उसके मूवमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। बात है कि बियर पीने से ही ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि बियर पीना, कई लोगों को दो बियर पीना या काफ़ी ज़्यादा बियर पीना आसान लगता है एज़ कम्पेयर टू 2 बॉटल पानी के पीना। शायद इस चीज़ के लिए इस चीज़ का प्रचलन ज़्यादा है, बट अदरवाइज़ आप अगर पानी पियेंगे तो भी ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप किसी भी रूप में पानी पी सकते हैं, शिकंजी बना के पी रहे हैं या लिक्विड आप छाछ ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो जो फ्लूइड इंटेक है वो भी यही काम करेगा। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है सर, दैट्स ऑल अबाउट टेकिंग द फ्लूइड्स। यस, तो जितना ज़्यादा हम फ्लूइड्स लेंगे उतना ज़्यादा हम लोग उतना ही ज़्यादा आपका उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देंगे ऊपर से कि वो पास आउट हो सके। सब व्यूअर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, व्यूअर्स के लिए मैं बेसिकली स्टोन के पेन को नेगलेक्ट नहीं करें। देखिए, पेन कोई भी होता है तो वो अपने को मतलब एक तरह से बॉडी की आवाज़ है कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए, आपके साथ कोई दिक्कत है, तो आप उसको नेगलेक्ट मत कीजिए। अगर पेन है तो आप बेसिक अपना एक सोनोग्राफी करा के आप उस चीज़ को ज़रूर देखें कि क्यों हो रहा है पेन। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत जने केवल ये करते हैं कि पेन हुआ, दर्द के इंजेक्शन हो गया या जो भी है, एकदम रिलीफ मिल गया और उस चीज़ के बारे में वो भूल गए वो उस चीज़ को, कैसा कुछ हुआ था या क्या था। पर वो चीज़ आपको दिक्कत बाद में दे सकती है, ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। तो आपको उस चीज़ के लिए अवेयर रहना है कि ऐसा कुछ भी हो तो अपने को एक बार ज़रूर देखना है कि ऐसा हुआ क्यों है, जस्ट टू बी श्योर ऑन दैट लाइन। और बाकी ये है कि आप पानी अच्छे से पिएं और स्टोन फॉर्मेशन को रोकने के लिए जो चीज़ें आपको बताई है, खाने पीने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दैट्स ऑल आई थिंक। थैंक यू। थैंक यू सर। आज हमने जाना डॉक्टर भानु कौशिक से कि किस तरीके से हमें रीनल स्टोन से बचा जाना चाहिए। फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली समर्स के टाइम हमको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रोस्टेट जिन लोगों में है तो उनको किस तरीके से उनका हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। और भी इसी तरीके की जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे जल्दी ही हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भानु। थैंक यू विजय।